मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। कल मैंने अपने कल वाले वीडियो में बताया था कि आज से सिस्टमेटिक वे में टॉपिक वाइज डिस्कशन हम पब्लिक फाइनेंस पर करेंगे। गवर्नमेंट अकाउंट साथ साथ पब्लिक फाइनेंस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो आज सबसे महत्वपूर्ण है डिस्कशन रेवेन्यू मैनेजमेंट का, यानी राजस्व का प्रबंधन कैसे करते हैं। एक सरकार सफलतापूर्वक अपने सभी कार्यों का निष्पादन करे, इसके लिए ज़रूरी है कि उसके पास पर्याप्त संसाधन आए, और संसाधन के लिए हमें रेवेन्यू कलेक्शन की पॉलिसी, रेवेन्यू कलेक्शन का तरीका डेवलप करना होता है। सरकारों में इसके लिए लंबी व्यवस्था की गई है, जिसके माध्यम से हम करों की वसूली करते हैं, या कर के अलावे भी बहुत सा फीस फाइन हम संग्रहित करते हैं, जिसकी वसूली करते हैं। कर की वसूली करने के पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हमारे लिए राजस्व के स्रोत क्या क्या है, वो कौन से स्रोत हैं जहाँ से हमें धन की प्राप्ति होती है, एक सरकार को धन की प्राप्ति होती है। और ये जो विषय मैं आपको बता रहा हूँ, ये केवल बिहार से जुड़ा हुआ नहीं है, हर राज्य से जुड़ा हुआ है। अलग अलग मद हो सकते हैं, कुछ राज्य ज़्यादा विकसित हैं तो उनके पास तरह तरह के टैक्स आ सकते हैं, लेकिन हर एक राज्य के लिए यही व्यवस्था लागू है। इवन भारत सरकार के लिए भी यही लागू है। ये पब्लिक फाइनेंस में एक विशेषता है कि ये अक्रॉस द गवर्नमेंट एक ही तरह के नियम से चलते हैं। खास करके जो सैद्धांतिक पक्ष होता है नियम का, वो एक ही होता है। तो हम सबसे पहले देखें कि हमारे लिए राजस्व संग्रहण का स्रोत क्या है। राजस्व संग्रहण के स्रोत की बात आती है तो पहला ध्यान हमारा टैक्स पर जाता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 246 में सेपरेशन ऑफ पावर की बात की गई है। सेपरेशन ऑफ पावर मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में किसी तरह का विवाद झंझट न हो, इसके लिए हमारे यहाँ अनुसूची 7 में 3 लिस्ट बनाए गए हैं। उसी के अंतर्गत कुछ टैक्स है जो भारत सरकार लगाती है, कलेक्ट करती है और अपने पास रिटेन करती है। ऐसे टैक्सेस को सेंट्रल टैक्सेस के नाम से जानते हैं, जैसे इनकम टैक्स इंडिविजुअल पर्सन देते हैं, कॉरपोरेट टैक्स कंपनियां देती हैं, अपने आय पर टैक्स देती हैं। दूसरा है कस्टम ड्यूटी, अगला है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, और इसके बाद आता है CGST का नंबर, सेंट्रल GST, और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। छोटी राशि होती है, कलेक्शन होती है, लेकिन भारत सरकार के द्वारा सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन पर जो स्टाम्प ड्यूटी लगता है, उसका कलेक्शन सरकार के द्वारा किया जाता है। तो ये जो 5-6 मद है टैक्स का, ये भारत सरकार के जिम्मे हमारे संविधान निर्माताओं ने दिया। ऑल ओवर इंडिया से एक रेट पर कलेक्शन होता है, संभवतः इसलिए ये भारत सरकार को दिया गया। अब संजोग ये है कि पूरी दुनिया में, न केवल अपने देश में अपितु पूरी दुनिया में ये जो 5-6 मद हैं टैक्स के, ये टैक्स कलेक्शन के सबसे बड़े मद होते हैं, और इस पर भारत सरकार को संविधान निर्माताओं ने अधिकार दिया। तो जो ज़्यादा कमाता है उसको बंटवारा करना पड़ता है, क्योंकि राष्ट्र के समग्र विकास के लिए ये आवश्यक है कि धन का बंटवारा सभी राज्यों के बीच में फिस्कल फेडरलिज्म के अंतर्गत समान रूप से बांट दिया जाए। तो भारत सरकार ने, जिस संविधान ने भारत सरकार को ये अधिकार दिया, ये टैक्स वसूलने का, लगाने का और अपने पास रखने का, उसी संविधान ने भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 में एक फाइनेंस कमीशन के गठन का प्रावधान करता है। हर एक 5 साल के बाद एक वित्त आयोग का गठन होता है। वित्त आयोग को सरकार के द्वारा ये काम दिया जाता है कि अगले 5 वर्ष के लिए भारत सरकार जो टैक्स, सेंट्रल टैक्सेस एक्रू करेगी, कमाएगी, उपार्जित करेगी, कलेक्ट करेगी, उसका कितना हिस्सा राज्यों के बीच में बांट दिया जाए। और फिर
राज्यों के बीच बांटने के लिए जो टैक्स का हिस्सा निकल गया, उसमें से सभी राज्यों को हॉरिजॉन्टली कैसे कैसे बांटा जाए, ये फॉर्मूला सुझाने का टर्म्स ऑफ रेफरेंस होता है फाइनेंस कमीशन का। और उसके द्वारा ये तय कर दिया जाता है, निर्धारित कर दिया जाता है कि किस राज्य को डिविजिबल पूल से जो भारत सरकार ने निकाल के अलग रखा हर महीने, उसमें से कितना कितना परसेंटेज किस राज्य को मिलेगा। अभी हम इस संबंध में उदाहरण के तौर पर 2 फाइनेंस कमीशन का रिपोर्ट की चर्चा करते हैं। एक 15वां फाइनेंस कमीशन और दूसरा 16वां फाइनेंस कमीशन। 15वें फाइनेंस कमीशन में सरकार ने 42% सेंट्रल टैक्सेस को राज्यों के लिए निकालने का प्रावधान किया। वित्त आयोग ने सुझाव दिया और भारत सरकार ने इसे एक्सेप्ट कर लिया। ये 2016 से 21 के बीच में ये व्यवस्था किया गया था। 5 साल 15th फाइनेंस कमीशन का जो टर्म था, समय था, वो 16 से 21 तक था। तो इस 5 साल के लिए उन्होंने कहा कि हर महीने भारत सरकार जो टैक्स कलेक्ट करेगी, उसका नेट प्रोसीड जो होगा, मतलब टैक्स कलेक्शन में जो खर्च लगेगा उसको माइनस करके जो बचता है नेट प्रोसीड होता है, उस नेट प्रोसीड में से 42% निकाल दिया जाएगा। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि 2019 अगस्त में कश्मीर के स्टेटस पर में चेंज आया। अब कश्मीर एक स्पेशल राज्य दर्जे के राज्य से अलग हट करके एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो केंद्र शासित प्रदेश बना, वहाँ के लोगों को वहाँ के विकास को नए सिरे से रेखांकित किया गया आगे बढ़ने के लिए। तो सरकार ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए कुछ अलग पैसे का प्रावधान प्रारंभ में ही कर दिया जाए। तो 42% में से 1% अकेला जम्मू कश्मीर राज्य के लिए रखा गया और बाकी जो 41% बचा, उसमें सभी 28 राज्य के बीच में भी ये वितरित किया जाता है। तो वर्टिकल डिवोल्यूशन का परसेंटेज 41% तय किया गया 28 राज्यों के लिए, यानी एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर के लिए ये तय किया गया। अब फाइनेंस कमीशन को दूसरा टास्क दिया गया कि इस 41% पैसे का आप बंटवारा विभिन्न राज्यों में कैसे करेंगे। तो इसके लिए जो फाइनेंस कमीशन ने नीति का सुझाव दिया, उसमें उन्होंने ये कहा कि एक पैरामीटर रहेगा जनसंख्या का। 2011 की जनसंख्या पर बंटवारा का फॉर्मूला तय होता है। दूसरा है कि किस राज्य के डेमोग्राफी में क्या चेंज आया है, राज्य का एरिया क्या है, राज्य में फॉरेस्ट कवरेज क्या है, राज्य सरकारें टैक्स के लिए और फिजिकल पॉलिसी के लिए क्या क्या नया नया इनोवेशन कर रही है। इसके कारण से भी कुछ पैसे का बंटवारा होता है। और दूसरा जो सबसे बड़ा मद होता है बंटवारा का, वो होता है कि पर कैपिटा इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ जीएसटी, ये जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जिस राज्य का पर कैपिटा इनकम कम है विकसित राज्यों की तुलना में, उन राज्यों को ज़्यादा पैसा मिलता है। और इस मद में 41% का 15वें वित्त आयोग में 45% पैसे का बंटवारा होता था, जबकि 16वें वित्त आयोग में इसे घटा करके 42.5 कर दिया गया है। और इन्हीं पैरामीटर के आधार पर अब इसमें दक्षिण भारत के राज्यों का विरोध होता था। उनका कहना था कि हमने उद्योग धंधा लगाए, हमने ज़मीन दिया, हमने उद्योगपतियों को विभिन्न प्रकार के सब्सिडी दिए, हमने खर्च किया, और हमारे यहाँ से जब टैक्स का कलेक्शन हो रहा है, चाहे आयकर के रूप में हो, कॉर्पोरेट टैक्स के रूप में हो, या एक्साइज ड्यूटी के रूप में हो, या कस्टम ड्यूटी के रूप में हो, ये सारा पैसा भारत सरकार कलेक्ट करती है। और बंटवारा का फॉर्मूला ऐसा है कि गरीब राज्यों को, यानी उत्तर भारत और पूर्वी भारत के राज्यों को पैसा ज़्यादा मिल जा रहा है, उनको कम मिल जा रहा है। तो दक्षिण भारत के राज्यों को भी संतुष्ट करना था। क्लेम उनका गलत नहीं है,
लेकिन समानता के सिद्धांत को रखना है। नीति यही कहती है कि जिसके पास पैसा कम है, जो विकास के क्रम में पीछे छूट गया है, उन्हें आगे आने के लिए कुछ रिसोर्सेस सरकार ज़्यादा दे। इसलिए भारत सरकार ऐसा करती है। अब इसके बाद आता है कि इन पैरामीटर के आधार पर फाइनेंस कमीशन ने 15वें फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया कि ये जो 41% पैसा डिविजिबल पूल में डाला जाएगा, राज्य के स्टेट डिविजिबल पूल में, उसमें से 10.058% हिस्सा बिहार को ट्रांसफ़र होगा। और एक बार फिक्स हो गया तो अगले 5 साल तक इस परसेंटेज में कोई चेंज नहीं होता है। ये 5 साल के लिए रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंट होता है एक साथ। हर महीना ये टैक्स आता है। बिहार से ज़्यादा मात्र यूपी को मिलता है, जो करीब करीब 17.939% होता है। लेकिन दक्षिण भारत के राज्यों के विरोध के कारण फर्टिलिटी रेट के आधार पर 10% पैसे का बंटवारा किया जाता है। निश्चित रूप से उनके जनसंख्यांकी का जो वृद्धि दर है वो कम है, और उत्तर भारत और खास करके पूर्वी भारत का ज़्यादा है। इसलिए इस बार दक्षिण भारत के हिस्से में थोड़ा वृद्धि हुआ है। स्वाभाविक है, अन्य राज्य उत्तर और पूर्वी भारत के जो राज्य हैं उनके हिस्से में थोड़ी कमी आई है। जैसे बिहार को 10.058% के जगह पर 16वें वित्त आयोग में 9.948% शेयर मिलेगा। 41% का 9.948% मिलेगा। अब भारत सरकार का टैक्स कलेक्शन चूँकि काफ़ी बढ़ता है, इसलिए एक बड़ी अमाउंट होता है। तो ये 5-6 मदों से जो टैक्स का कलेक्शन है, राज्य सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है ये शेयर, और सुनिश्चित स्रोत है। इस महीने का टैक्स अगले महीना के 15 तारीख को फिक्स डेट है। निश्चित रूप से हमारे आरबीआई के खाते में पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है, और 16 तारीख को राज्य सरकारों के बजट सेक्शन को एक मैसेज चला जाता है कि टैक्स डिवोल्यूशन में कितना रुपया आपके राज्य को मिला। अमाउंट के रूप में जब ये देखेंगे कि 10.058% कितना हुआ, तो एक डाटा आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2018-19 में 18-19 फाइनेंशियल ईयर में 73,603 करोड़ रुपया बिहार को मिला था। ये हमारे टोटल व्यय का 50% था। लेकिन 2025-26 जो अभी 31 मार्च को बीता है, 25-26 में 1,43,000 करोड़ रुपया आया, यानी डबल से भी पूरे डबल राशि के रूप में हमें ये प्राप्त हुआ है। पिछले 7 साल में सेंट्रल डिवोल्यूशन से जो पैसा हिस्सा आता है संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत, वो डबल हो गया है। चूँकि टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है और ज़्यादा हिस्सा का ट्रांसफ़र हो रहा है, इसलिए ये राशि बड़ी हो रही है। तो पहला राजस्व के आय का ये सबसे सुनिश्चित और सबसे बड़ा स्रोत है। अब आते हैं दूसरा, राज्य का अपना टैक्स। हर सरकारों को भी भारतीय संविधान के उसी आर्टिकल 246 में जो लिस्ट 2 है, इसमें बताया गया है कि कौन कौन टैक्स राज्य सरकारें लगाएगी, कलेक्ट करेगी और अपने पास रखेगी। जैसे वैट डीजल पेट्रोल पर लगता है, वो राज्य सरकार के पास रखता है। दूसरा आता है SGST, यानी GST का 50% जो स्टेट का GST पार्ट होता है वो उस राज्य को मिलता है जिस राज्य में इस माल की बिक्री होती है। तो ये बिहार सरकार के लोग कलेक्ट करते हैं। इसके बाद आता है कि हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन का काम होता है, तो ज़मीन रजिस्ट्री होती है, डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन होता है, उस पर स्टाम्प ड्यूटी आता है, रेवेन्यू का शुल्क फीस आता है। ये सब हमारे यहाँ कलेक्शन। ट्रांसपोर्ट पर हमें टैक्स लगता है, व्हीकल पर टैक्स लगता है, उससे हमें टैक्स आता है। माइनिंग से टैक्स आता है,
इसके अलावा रेवेन्यू डिपार्टमेंट से ज़मीन पर जो मालगुजारी, सैरात आदि मदों में जो पैसे का कलेक्शन होता है वो भी हमारे रिसोर्स का एक आय का स्रोत है। लेकिन चूंकि बिहार में उद्योग नहीं है, बिहार का शहरीकरण नहीं हुआ है, इसलिए हमारा टैक्स कलेक्शन का पैसा कम होता है। टैक्स तभी ज़्यादा आएगा जब राज्य का शहरीकरण होगा, और शहरीकरण तब होगा जब राज्य का औद्योगिकरण होगा। इसलिए आप देखेंगे कि वर्तमान सरकार इसके लिए काफ़ी प्रयास कर रही है। 11 नए शहर बसाए जा रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल है कि हम आगे इसमें सफल होंगे और हमारा भी रेवेन्यू कलेक्शन स्टेट का ज़्यादा बढ़ेगा, जैसे हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, गोवा, गुजरात इन सब राज्यों का है। पिछले साल 2025-31 मार्च को जो समय बीता है, वित्तीय वर्ष बीता है, उसमें हमारा कुल अपना टैक्स का कलेक्शन, फीस फाइन का कलेक्शन कुल जमा 60,043 करोड़ रुपया था। तो ये हमारे आय का दूसरा साधन है। इसके अलावा फाइनेंस कमीशन ये भी बताता है कि राज्यों को कुछ ग्रांट दिया जाए। भारत सरकार को चूँकि आय ज़्यादा होता है, इसलिए वो कुछ खास ग्रांट देते हैं। हमारे भारतीय संविधान में एक 275 एक आर्टिकल है और एक 282 है। 275 ये कहता है कि भारत सरकार वित्त आयोग के अनुशंसा पर हमें ग्रांट देती है, जिसे फाइनेंस कमीशन ग्रांट के नाम से जानते हैं। जनरली नगर निकायों को या पंचायती राज संस्थाओं को या किसी विशेष कार्य के लिए, जैसे कोरोना काल में भारत सरकार ने शुरू किया हेल्थ ग्रांट देने का, तो हेल्थ ग्रांट के रूप में हमें देती है। आपदा के केस में भारत सरकार राज्य सरकार को कुल खर्चे का 75% पैसा ग्रांट इन एड के रूप में देती है। तो ये जो लोकल बॉडी को, पंचायती राज संस्थाओं को हेल्थ स्कीम, हेल्थ सुविधाओं के वृद्धि के लिए जो पैसा आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, रिमोट एरिया में भी बढ़ाने के लिए, ताकि कोरोना जैसे महामारी से लड़ा जा सके, तो इसके लिए भी पैसा आता है। फिर डिजास्टर रिस्पांस फंड होता है आपदा के केस में, उसमें भी पैसा आता है। फाइनेंस कमीशन जितना सुझाव देता है, सरकार उसे एक्सेप्ट कर लेती है और एक्शन टेकन रिपोर्ट में उसे नोटिफाई कर देती है, वो पैसा हमें आता है। ये पैसा पिछले कुछ सालों में हमारे पास, जैसे पंचायती राज संस्थाओं को 25-26 में करीब 9,300 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ है 25-26 में, तो एक बड़ी राशि है। इसी तरह से नॉन फाइनेंस ग्रांट के रूप में भी हमें कुछ राशि प्राप्त होती है। आप विभिन्न विभागों में काम करते हैं या आप समाज में रहने वाले आम नागरिक हैं, आपने देखा होगा कि स्कूल में मिड डे मील योजना चलती है, आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चे खिचड़ी खाते हैं, पोषण योजना चलता है, नेशनल हेल्थ मिशन है, सर्व शिक्षा अभियान है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना है, मनरेगा है, आदि आदि। करीब 90 से 100 ऐसे स्कीम है जो स्कीम भारत सरकार बनाती है, लेकिन राज्य सरकारों को कहती है इम्प्लीमेंट करने के लिए। इसमें दोनों सरकार पैसा देती है। आज के डेट में जितने भी ये स्कीम हैं, ऐसे स्कीम्स को सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, केंद्र प्रायोजित योजना कहते हैं। यानी योजना फॉर्मुलेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बट इम्प्लीमेंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, और फंडिंग जो होता है वो 60-40 के रेशियो में होता है। मनरेगा में रेशियो अलग है, 75 और 25 का है। बाकी सभी स्कीम में 60-40 का अभी रेशियो करीब है। 60% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसा देती है और राज्य की सरकारें 40% अपने पास से लगाती है। तो ये जो स्कीम का क्रियान्वयन करते हैं, 60% जो पैसा भारत सरकार से आता है एवरी ईयर, करीब 25 से 30 हज़ार करोड़ रुपया आता है। ये नॉन फाइनेंस ग्रांट है। स्कीम स्पेसिफिक होता है कि हम मिड डे मील के लिए स्कूल में दोपहर की खिचड़ी भोजन कराने के लिए पैसा दे रहे हैं, इस पैसे का व्यय उसी स्कीम में होगा जिसके लिए मैं दे रहा हूँ। नियोजित शिक्षक को सैलरी देने के लिए सर्व शिक्षा अभियान में, जिसे अब समग्र शिक्षा के नाम से जाना जाता है, पैसा आता है। तो टाइड स्कीम, टाइड ग्रांट आता है। इस बार हमें कुछ कम पैसा आया है, जिसके चलते
कम पैसा क्यों आया? जहाँ कहीं भी ग्रांटीनेट का रूप में पैसा प्राप्त होगा, कोई सरकार किसी को भी देगी, उसका उपयोगिता प्रमाण खोजेगी। हम उपयोगिता प्रमाण पत्र विलंब से देते हैं, यही कारण है कि हम समय से पैसा का उपयोग नहीं करते हैं। दूसरा, आप विभिन्न कार्यालयों में काम करते होंगे, आपने सुना होगा एसएनए और स्पर्श, सिंगल नोडल अकाउंट, और स्पर्श एक पोर्टल है पीएफएमएस के अंतर्गत। भारत सरकार कह रही है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन पेमेंट इसी एसएनए स्पर्श माध्यम से किया जाए, लेकिन हमारे यहाँ चूँकि सॉफ्टवेयर बनने में कुछ ग्लिचेज आया है, कुछ प्रॉब्लम आया है, इसके चलते हम देर से इसे शुरू किए, और इसका परिणाम ये हुआ कि जहाँ हमने सोचा था कि करीब 50 से 54 हज़ार करोड़ रुपया आएगा, वहाँ हमें मात्र 24-25 हज़ार करोड़ रुपया आया। हमें प्रयास करना होगा कि एसएनए स्पर्श जल्दी लागू कराएं, और सारे सरकारी कर्मियों का ये दायित्व है कि युद्ध स्तर पर लग करके ये पैसा प्राप्त करें। और पैसा प्राप्त करने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करना है, बस स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन, पेमेंट तीव्रतर कर देना है। भारत सरकार तो पैसा रिलीज करके आरबीआई में ट्रांसफ़र कर देती है, आप निकाल कर ले लीजिए। बैंक में रखने के लिए पैसा अब नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो खर्चा कीजिए, पैसा ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद इतना पैसा सरकार के पास आ गया, लेकिन ये कम पड़ता है, तो सरकारों को कर्ज लेने का भी प्रावधान किया गया है। राज्य सरकारों को 2 स्रोत से आज के डेट में कर्ज मिलता है, अभी तो 3 स्रोत से मिलता है। एक, भारत सरकार भी कर्ज देती है। दूसरा होता है कि मार्केट का कर्ज, सबसे ज़्यादा राज्य सरकारें मार्केट से कर्ज लेती है, भारत सरकार भी लेती है। कर्ज लेना बुरा नहीं है, कर्ज ले करके हम क्या काम कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। अगर हम रोड बना रहे हैं, पुल पुलिया फ्लाईओवर बना रहे हैं, मेट्रो बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, अस्पताल बना रहे हैं, लेबोरेटरी बना रहे हैं, लाइब्रेरी बना रहे हैं, तो कैपिटल क्रिएशन कर रहे हैं, ये भविष्य की पूंजी है। इसलिए ऐसे कार्यों के लिए अगर हम लोन लेते हैं, कर्ज लेते हैं, बुरा कतई नहीं है। आप समाज में देखे होंगे कि एक बस कर्ज से लिया और आज उनके पास 20 बस 25 बस है, एक टेम्पू से 10 बस टेम्पू होते हुए आपने देखा होगा। इसलिए कर्ज बुरा नहीं है। जनरली हम मान लेते हैं कि कर्जा ले रही है सरकार, कर्जा ले रही है, नहीं, कर्जा नहीं लेंगे तो विकास कैसे होगा, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। इसलिए कर्जा भी लेते हैं, और सरकार, बिहार सरकार अभी बाकी राज्यों के तुलना में काफ़ी कर्ज में डूबी है, कम कर्ज में है। आप 31 मार्च 2026 को बिहार सरकार के पास 3,49,000 करोड़ रुपया का कर्जा है, जबकि तमिलनाडु के पास 10 लाख करोड़ का कर्जा है, विकसित राज्य है। तेलंगाना के पास ये कर्ज की सीमा 7.5 लाख करोड़ है। वहाँ के मुख्यमंत्री आकर के खुद बोल रहे हैं कि ये है, और बजट के डॉक्यूमेंट में है, हमने देखा है, सही बोल रहा है लोग। इसलिए कर्ज का उपयोग हम सही से करें और कर्ज लेकर के विकास करें, कोई बुराई नहीं है। ये कर्ज हम चुकता भी करते हैं, और इन्हीं स्रोतों से, इतने ही स्रोत हैं राज्य सरकार के पास, इन्हीं से राज्य सरकार को पैसे की प्राप्ति होती है। जैसे 2024-25 में बिहार सरकार को 2,84,000 करोड़ रुपया रेवेन्यू के रूप में प्राप्त हुआ है। आप नहीं कह सकते हैं कि हमें कम पैसा प्राप्त होता है या हमारे खजाने में पैसा नहीं है। हाँ, कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि पैसा कम हो जाता है, कलेक्शन कम हुआ, खास करके जब वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है तो उस समय टैक्स कलेक्शन का पीरियड थोड़ा पतला हो जाता है, इसलिए ट्रेजरी पर इसका असर पड़ता है। अदरवाइज कुछ दिन के बाद, फर्स्ट क्वार्टर के बाद पिकअप पकड़ लेता है तो काम तेज़ी में शुरू हो जाता है। ये जो 2025-26 का साल गुजरा है 31 मार्च को, इसमें हमने 2,97,000 करोड़ टैक्स कलेक्शन किया है। चाहे भारत सरकार से टैक्स में हिस्सा आया हो, अपना टैक्स हो, ग्रांट के रूप में आया हो, या हमने कर्ज लेकर के काम किया हो, ये सारे को मिला करके 2,97,000 करोड़ खर्च हमने पैसा कमाया था, और इसी पैसे को हम खर्च करते हैं।
तो ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण है कि राज्य सरकार को आय से स्रोत से कहाँ से पैसा आता है। अब आप कहेंगे कि राज्य सरकार के लोगों का टैक्स कलेक्शन में क्या योगदान है, तो राज्य सरकार के लोगों का टैक्स कलेक्शन में योगदान है कि ये जो अपना राज्य सरकार का टैक्स है इसको हम बढ़िया से कलेक्ट करें, बकाया टैक्स पर कलेक्शन का ध्यान ज़्यादा दें, असेसमेंट सही समय से करें और नए नए लोगों को टैक्स के नेट में लाएं। किसी को इसके लिए जोर ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा अभियान चले कि लोग स्वतः टैक्स के नेट में आएं। तो ये करके हम अपने टैक्स के दायरे को बढ़ा सकते हैं। और दूसरा तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, जो इंडस्ट्री लगेगा तो हमारे पास कलेक्शन हो सकता है। और यही जो राज्य सरकार के सरकारी कर्मी टैक्स कलेक्शन करते हैं, इसी में एक सरकार का दायित्व, सरकारी कर्मी का दायित्व निर्धारित होता है। ये सरकार के खजाने में पैसा ले करके और जमा करने की प्रक्रिया है। अब हम पैसा कैसे लेते हैं, कैसे जमा करते हैं? कई बार ऐसी स्थिति आती है कि हमने पैसा ज़्यादा जमा कर दिया, तो उस जमा पैसे का रिफंड भी होता है आम आदमी को। तो इस संबंध में हम कल इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद। कल का वीडियो बहुत लोगों के द्वारा देखा गया है, बहुत लोगों ने लाइक किया है, इससे हमें काफ़ी उत्साह मिला है। मैं कोशिश करूँगा प्रतिदिन एक छोटा वीडियो ज़रूर डालूँ और आधुनिक विषय की भी जानकारी आपको साथ में देते चलूं, जो आज का पब्लिक फाइनेंस है। इसलिए आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इन्हीं बातों के साथ आज का कार्यक्रम मैं समाप्त करता हूं। नमस्कार, बहुत धन्यवाद।